1940 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी की बलोच रेजिमेंट की 5वीं पलटन ज्वाइन की। हिंदुस्तानी सिपाहियों ने जापानीज का बहुत बहादुरी से मुकाबला किया और उन्हें जापानीज के हवाले कर दिया गया। हिंदुस्तान और अंग्रेजों के बीच एक धागा था, वो टूट गया। गद्दारी की कोई माफी नहीं होगी। You were charged with Indian Army Act Section 41, waging war against the king. जब अंग्रेजी अफसरों ने साडी हिफाजत नहीं की, तो वो हमारी वफादारी के हकदार किस तरह हो सकते हैं? अगर जिंदा बचा उसके बाद शादी करोगी मुझसे? नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम मीडिया मंथन में। मैं हूं कवीम सचान। मीडिया मंथन में आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया यानी ऑनलाइन मीडिया की सशक्त माने जाने वाले इस माध्यम से उभरते खतरे के बारे में। आए दिन सोशल मीडिया की खबरों को न्यूज़ चैनल्स अपनी लीड स्टोरी बनाते हैं और वो भी बिना इसकी प्रामाणिकता को जाने बिना। कई बार इसकी वजह से न्यूज़ चैनल्स को माफ़ी भी मांगनी पड़ती है। सोशल मीडिया पर जिस तरह की खबरें आती हैं और जिस तरीके से इन लोगों के बीच प्रसारित होती हैं वो चिंता का विषय है। कई बार खबर की बजाय वो अफवाह होती है और आज समझेंगे कि असल में सोशल मीडिया वाकई कितना सोशल है। इस मुद्दे पर हमारे साथ 4 मेहमान हैं स्टूडियो में जो चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं CNN न्यूज़ 18 के कार्यकारी संपादक भूपेंद्र चौबे जी। बहुत बहुत स्वागत है भूपेंद्र भाई। भूपेंद्र को 20 साल का पत्रकारिता का अनुभव है। NDTV चैनल में स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट थे और कई अखबारों और मैगजीन्स में कॉलम लिखते हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी जी। ओम थानवी जी, आपका भी स्वागत है। थानवी जी भी 40 वर्ष की पत्रकारिता का अनुभव रखते हैं, जनसत्ता के पूर्व संपादक हैं और कई मैगजीन्स में और कई पत्रकार अलग अलग बिरादरी के जो पोर्टल्स हैं वहाँ पर भी वो लिखते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं जो CNN 18 में वहाँ पर काम किया है, साथ ही P न्यूज़ चैनल्स में बिजनेस एडिटर थे। 20 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ N आवेदकर हैं जो कि करीब 20 साल से ज़्यादा में पत्रकारिता का अनुभव है आपका और फिलहाल किताबों के जरिए स्वतंत्र पत्रकारिता कर रही हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आज के खास कार्यक्रम में 3 बड़े सवाल होंगे जिन पर मैं बताऊं कि आज हमारा पहला सवाल होगा कि हम ऑनलाइन मीडिया यानी सोशल मीडिया पर कितना भरोसा करें, और दूसरा सवाल होगा कि ऑनलाइन मीडिया पर जो हमारा मुख्य मीडिया है वो टिका हुआ है तो फिर खतरे क्या हैं, और तीसरा कि ऑनलाइन मीडिया की अफवाह वाली खबरों पर लगाम कैसे और कौन लगाएगा। शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल के साथ। भूपेंद्र जी, ऑनलाइन मीडिया जिस तेज़ी के साथ बढ़ा है और कहा जा रहा है कि आज के दौर में या बदलते हिंदुस्तान की रीढ़ है ये, लेकिन क्या ये आज जिस तरीके की हालत है, अफवाह और खबरों के बीच की रेखा टूट चुकी है, कितना भरोसे के काबिल है? एक समय में करीबन 8 साल पहले अगर आप चलें तो ऑनलाइन मीडिया एक प्रकार से जो कन्वेंशनल मीडिया था, प्रिंट प्लेटफॉर्म या टीवी प्लेटफॉर्म, उनके लिए एक सूचना का एक जरिया था। लेकिन आज मुझे ये बात कहने में बिल्कुल मुझे दिक्कत नहीं है कि आज की तारीख में ऑनलाइन मीडिया कन्वेंशनल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए एक खतरा बन गया है। मैं खतरा शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक और आप देखें कि अमेरिका में क्या हो रहा है, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप डेली दैनिक तौर पे वो कन्वेंशनल प्लेटफॉर्म्स को इसलिए गाली देते हैं, अनाप शनाप कहते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे उन्होंने भी एक अपना तंत्र बना रखा है कि फोटोशॉप्ड इमेजेस उनको एस्टैब्लिश्ड मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए जोड़ के ये दिखाया जाता है कि साहब ये बात तो दरअसल एस्टैब्लिश्ड मीडिया प्लेटफॉर्म ने कही थी जो कि नहीं की गई थी, नहीं कही गई थी। यही बातें अब हम भारत में देख रहे हैं। बड़े ऐसे चैनल हैं जो कि व्हाट्सएप के जरिए, ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए कोई भी स्नैपशॉट लेके, कोई भी पोस्ट लेके उसको चला देते हैं पहले खबर को, और उसके बाद जब 2-3 दिन बाद ये पड़ताल होती है कि दरअसल वो तो सिर्फ गप थी, उसके बाद भी एक अटेम्प्ट किया जाता है, एक कोशिश की जाती है किसी तरीके से उसको जस्टिफाई कर दिया जाए कि जो कुछ था वो सही था। मुझे लगता है इन कारणों से आज की तारीख में ऑनलाइन मीडिया, जिसमें मैं व्हाट्सएप को भी जोड़ता हूं क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा तंत्र है, वो एक बहुत बड़ा खतरा बन गया। खतरा है। ओम थानवी जी, भरोसा जब शुरू हुआ था तो इसे एक ऐसे टूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया, और जो भूपेंद्र ने बिल्कुल सही कहा कि एक बढ़िया
माध्यम था जानकारी जुटाने का, लेकिन हम तस्दीक करते थे। लेकिन क्या बदलते वक्त के साथ हम तस्दीक करना भूल गए? जो सोशल मीडिया पर आ जाए उसको चला दीजिए और उसके बाद भूल जाइए। मैं कहूँ कि नोट में चिप है कि नहीं है, नमक की बर्बादी हो रही है, उसकी कालाबाज़ी रही है, नमक खत्म हो चुका है देश से, ऐसी बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया में गब्बाजी के जरिए आई और चैनलों की लीड स्टोरी बन गई। देखिए, दो चीज़ें अलग अलग हैं। सोशल मीडिया तो एक बहुत व्यापक तंत्र हो गया, और अगर आप ऑनलाइन मीडिया की बात कर रहे हैं तो उसमें वो पोर्टल्स हैं, वेबसाइट्स हैं जो एक तरीके से कागज़ पे नहीं छाप रहे हैं लेकिन गंभीर किस्म की पत्रकारिता ऑनलाइन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप पूरे सोशल मीडिया का तंत्र ले लें, जैसा चौबे जी ने कहा कि व्हाट्सएप को भी हम शरीक कर लें, तो फेसबुक को, ट्विटर को भी शरीक कर लें, जो कि कायदे से उस किस्म से ऑनलाइन मीडिया नहीं है जिस तरह से द वायर है या कैच है या ऑल्ट न्यूज़ है, जनता का रिपोर्टर है। तो वो पत्रकारिता हो रही है, ये पत्रकारिता नहीं है, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति कहीं एक जगह बैठा हुआ अपनी बात कह रहा है, उसको कोई जांच नहीं रहा है। पत्रकारिता में एक संपादक नाम का व्यक्ति भी है जो देख रहा है कि इसमें कितना छापने लायक है, कितना छापने लायक नहीं है, उसकी भाषा भी सुधारी जा रही है। लेकिन अगर आप फेसबुक या ट्विटर पर लिख रहे हैं तो आपने जो लिख दिया आप लिख सकते हैं। ये ज़्यादा खतरनाक पहलू है, इसलिए है कि इसमें आप आग लगाने का काम भी कर सकते हैं, बुझाने का काम भी कर सकते हैं। तो जो मुजफ्फरनगर में हुआ या अभी जिस तरह से हो रहा है, यानी हर व्यक्ति उस मुस्लिम चालक की तारीफ कर रहा है जिसने लोगों की जान बचाई, अपनी जान जोखिम में डाल करके। लेकिन सोशल मीडिया पे, यानी ये जो फेसबुक और ट्विटर पे मैंने खुद पढ़ा है जिसमें बता रहे हैं कि उस व्यक्ति के पास लाइसेंस नहीं था, वो खतरनाक व्यक्ति था, चूंकि वो मुस्लिम था, चूंकि उसको बचाने के लिए एक मुस्लिम की तारीफ हो रही है और देश के गृह मंत्री भी कश्मीरियत की बात कर रहे हैं, तो उनको अचानक लगता है कि हमारा एजेंडा फिसल रहा है, तो उसको टारगेट किया जा रहा है। तो सोशल मीडिया में बुरा काम भी हो सकता है, अच्छा काम भी हो सकता है। इस पे काबू कैसे हो? क्या कोई ऐसा प्राधिकरण है? पत्रकारिता पे एक नियम लागू होता है कि संपादक कौन है, छापना पड़ता है। खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार पीआरबी एक्ट के हिसाब से ये कानून न टीवी पे लागू होता है, न सोशल मीडिया पे लागू होता है। इंस्ट्रूमेंट पर जर्मनी में देखिए अभी क्या हुआ है। जर्मनी में जितना बड़ा जुर्माना, जिस किस्म से उन्होंने कायदा बनाया है, हमारे यहाँ 100 साल तक सोच भी नहीं सकते। मैं उन टूल्स की बात भी करूंगा, लेकिन उससे पहले ना सोशल मीडिया जिस तेजी के साथ उसने पैठ बनाई, और ओम थानवी जी की बात भी सही है कि आप ट्विटर की बात करें, फेसबुक की बात करें या फिर व्हाट्सएप की बात करें, वो भले ही मीडिया के उस तरह के माध्यम ना हो, लेकिन वहाँ पर जो बात सामने आती है, जो रखी जाती है, भले ही वो झूठी हो या सच्ची हो, अफवाह हो, वो मीडिया का आधार बन जाती है। तो फिर भरोसा कैसे करेंगे हम? पहली बात कि हम सोशल मीडिया और ऑनलाइन मीडिया को पर्यायवाची शब्द की तरह यूज़ ना करें, क्योंकि ऑनलाइन मीडिया के मतलब बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो बहुत ही अच्छी जर्नलिज्म कर रहे हैं, जैसे कि द वायर, कैच न्यूज़, स्क्रोल, कुछ वेबसाइट्स जो सिर्फ ऑनलाइन मीडिया पे है और जिनका कोई टेलीविज़न चैनल भी नहीं है, जिनके कोई मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर भी नहीं है। तो हमें सोशल मीडिया पर ध्यान देना चाहिए। और कुछ ऐसे वेबसाइट्स जो सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं, जैसे कि पोस्ट कार्ड न्यूज़, सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं कि अफवाहें फैलाया जाए। तो अब आपको पता है कि बंगाल में जो हो रहा है, द प्रॉब्लम इज, अभी जो प्रॉब्लम ये है कि हमारे समाज में लोग मेन स्ट्रीम न्यूज़ मीडिया और सोशल मीडिया में फ़र्क भूल गए हैं, और वो हिंदुस्तान टाइम्स में कुछ पढ़े या फिर पोस्ट कार्ड न्यूज़ में कुछ पढ़े या फिर अपने व्हाट्सएप मैसेजेस पे कुछ पढ़े, सबको खबर मान लेते हैं। तो हमारे देश में अभी ये दौर आया है जब मेन स्ट्रीम मीडिया को ज़्यादा जिम्मेदार होना चाहिए, क्योंकि हमारा हक नहीं बनता है कि हम किसी भी वेबसाइट या व्हाट्सएप मैसेज को उठा के उसको खबर बना दें। और हमारे समाज के, हमारे नागरिकों की भी जिम्मेदारी बन गई है कि आप व्हाट्सएप पे कुछ देखें तो प्लीज़ आप फॉरवर्ड मत करें, आप चेक कीजिए कि किसी मेन स्ट्रीम मीडिया वेबसाइट या टीवी या न्यूज़पेपर ने इसको कंफर्म किया है कि नहीं। और इसलिए ये ज़्यादा बढ़ रहा है और इन सब चीज़ों को बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि ये सिर्फ आम नागरिक नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ मीडिया वाले गैर जिम्मेदार नहीं हो रहे हैं। हमारे सत्ता में जो बैठे हुए हैं उनके प्रतिनिधि, ये लोग भी गलत खबर को उठा के अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए फैला रहे हैं। यानी कि जिम्मेदारी जो है वो कहीं नजर नहीं आती। हर्षवर्धन, क्योंकि आप लंबे समय से ऑनलाइन के साथ जुड़े रहे हैं, ऑनलाइन मीडिया या सोशल मीडिया इंस्ट्रूमेंट अच्छा है, लेकिन कहते हैं कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट तभी तक अच्छा है जब तक उसको आप सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हों। क्या इस मीडिया का, मुख्य मीडिया यानी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जब आंख बंद करके इस्तेमाल कर रहा है तो फिर ये भरोसे काबिल नहीं रहता है?
मुझे लगता है कि जब हम लोग ये बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा पर्सपेक्टिव से निकल जाते हैं, और पर्सपेक्टिव से निकलने के पीछे वजह है कि हम लोग लंबे समय तक अखबार में, टीवी में काम करते हैं, और हमें ये आदत नहीं हो रही है कि कोई इतना एक डेमोक्रेटिक मीडियम हो सकता है। और हम ये बात इस समय कर रहे हैं जब ढेर सारे लोग सोशल मीडिया में आ गए हैं। मैं उस वक्त हिंदी ब्लॉगिंग मैंने शुरू की थी 2006 में, जब देश में ज़्यादातर टीवी के और अखबार के पत्रकार ये कहते थे, हालांकि उस समय मैं एक टीवी चैनल में ही था, तो लोग कहते थे कि ये तो कुछ लोग हैं जो कुछ कुछ कर रहे हैं। और वो जमात थी जिसको लंबे समय से अखबार में, टीवी में ढेर सारी प्रोपेगेंडा वाली खबरें एक तय जमात के द्वारा, और जब मैं तय जमात कह रहा हूं तो निश्चित तौर पर वो जमात जिसको लगता था कि मेरी संपादकीय सत्ता तय करेगी कि खबर क्या होगी, उससे चिढ़ती हुई आगे बढ़ रही थी। और वो अंदाजा नहीं लगा इन लोगों को। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूं, अभी छोटे बड़े नहीं, मैं एक बहुत बड़ा उदाहरण बताता हूं। इसी देश में इंडियन एक्सप्रेस ने फ्रंट पेज पे खबर छापी थी कि देश में तख्ता पलट होने जा रहा है। क्या इस देश में कोई ये कल्पना कर सकता है, किसी भी सेटअप में किसी भी जनरल की ये हैसियत हो सकती है कि वो भारत जैसे देश में ऐसा कर सकता? लेकिन क्या हमने किसी अखबार या टीवी चैनल पे ये चर्चा देखी कि ये अनसोशल है या सोशल है? अच्छी बात है कि सोशल मीडिया के सोशल या अनसोशल होने पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसको 2-3 हिस्से में बांटना चाहिए। वेबसाइट किस तरह से काम कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं या एजेंडा चला रही हैं, अलग अलग हैं, राइट के, लेफ्ट के, और अपने अपने एजेंडे हैं। दूसरी वेबसाइट्स हैं जो सचमुच जिनको लगता है कि अल्टरनेटिव मीडिया के तौर पर खड़ा होना चाहिए, उनकी खबरों की बड़ी विश्वसनीयता हो सकती है और है भी। तीसरी जो है, जिसको हम कहते हैं कि व्हाट्सएप से फॉरवर्डेड मैसेज, फेसबुक पे मैसेज, ट्विटर पे मैसेज। अब उन सारे मैसेजेज को अगर हम देखेंगे तो जाहिर है कि जिसके ऊपर जिसका प्रभाव है उसको वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या पत्रकार के तौर पर जो लोग आगे बढ़ रहे हैं वो अभी भी एजेंडा पॉलिटिक्स में लगे हैं, सोशल मीडिया पर भी? और अगर हैं तो फिर ये अनसोशल होगा, क्योंकि वो लंबे समय से उनकी सत्ता को चुनौती देने वाले लोग खड़े हैं और ये किसी संपादकीय सत्ता के अंदर नहीं है। क्योंकि हम मीडिया मंथन में लगातार, आज अगर सोशल मीडिया पर, उससे पहले हमने मीडिया पर भी चर्चा की है। ये सवाल इसलिए आज मैं पूछ रहा हूं और इस पर चर्चा इसलिए हो रही है कि आप पश्चिम बंगाल का उदाहरण लें, दार्जिलिंग का उदाहरण लें, श्रीनगर का उदाहरण लें, या फिर बड़े इवेंट जो हुए, मैं कहूं नोटबंदी का मामला हो, यहां तक कि अभी कुछ दिन पहले एक बड़े चैनल ने खबर चलाई कि आधार को जमीन की खरीद बिक्री से जोड़ दिया गया है। उसके बाद डिस्क्लेमर भी आया। सवाल ये कि कोई भी खबर अगर सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर आती है तो क्या फिर मुख्य मीडिया का ये कर्तव्य नहीं है कि वो पहले क्रॉस चेक करे, या फिर संसाधनों की कमी का रोना रोते हुए आप ये कह सकते हैं कि नहीं, जो कुछ है हमें कहीं से और खबर मिली और हमने चला दिया और हमने माफी मांग ली? नहीं, कभी मैं बताऊं, मैं इस बात का बड़ा सीधा आपको जवाब देता हूं। देखिए, दरअसल तन्वी साहब ने उस बात का जिक्र किया और आप उस सवाल को आगे लेके जा रहे हैं। सवाल ये है, मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा ये है कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया आर्मी, जिसका भी आप जिक्र करें, आज की तारीख में पत्रकारिता सैद्धांतिक, राजनीतिक और वैचारिक तौर पर बढ़ चुका है। आप किस खेमे में हैं? आप जितने आप उदाहरण दे रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में ये हुआ, कश्मीर में ये हुआ, आप अगर किसी एक वर्ग विशेष की अगर आप बात करते हैं, आपके ऊपर तुरंत एक ट्रोल आर्मी आएगी कि साहब आपने कश्मीर की बात तो की, आपने जुनैद खान, पहलू खान मरा, उसकी बात तो की, अरे साहब आपने दार्जिलिंग में हुआ, आपने इसकी बात नहीं की। एक बहुत बड़े पैमाने पर एक कोशिश की जा रही है कि पत्रकारों को अलग अलग सैद्धांतिक या राजनीतिक लॉबीज में बांट दिया जाए, खेमे में खड़ा कर दिया जाए। अब आप बीच के रास्ते में नहीं चल सकते। शायद थानवी साहब, मैं बड़ा उनका सम्मान करता हूं, जब शायद इन्होंने अपनी पत्रकारिता शुरू की होगी तो शायद ये सिर्फ फैक्ट्स पे, तथ्यों पर आधारित थे। आज की डेट में ये बात हमें माननी पड़ेगी, पत्रकारिता सिर्फ तथ्यों पर नहीं चल रही है। पत्रकारिता बड़े पैमाने पर राजनीतिक, सैद्धांतिक, वैचारिक चीजों को लेकर तथ्य बनाया जा रहा है। यह पत्रकारिता की आज की डेट में बहुत बड़े पैमाने पर सच्चाई है। दूसरी बात संक्षिप्त में आपके सामने रख दूं, जितने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के यहां पर जिक्र हो रहा है, ये प्लेटफॉर्म्स क्या हैं? अगर मैं कहूं कि ये सब प्लेटफॉर्म्स भी एक खास किस्म का एजेंडा प्रोपोगेट करते हैं, जिसको वो कहते हैं कि साहब हम एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं, इससे हम अपनी बात रखते हैं। लेकिन क्या ये भी एक तरीके का एक सैद्धांतिक या वैचारिक एक मतभेद नहीं उभर के आता? क्या है कि बायस नहीं झलकता है क्या इसमें? जितने प्लेटफॉर्म्स की आप बात कर रहे हैं यहाँ पर, जितने लोगों का इन लोगों ने नाम लिया है, आप आज की तारीख में कहीं एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ या फिर कहीं आप एक पार्टी विशेष के समर्थन में उसके विपक्ष में आप अपने आप को खड़ा हुआ देख रहे हैं? क्योंकि थानवी साहब, मैं अभी पिछले महीने की खबर पढ़ रहा था, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर, वो भी बुंदेलखंड जैसे इलाके में, फेसबुक पर एक लड़के की एक पोस्ट के चलते उसको समाज गांव में बुलाया जाता है, पंचायत बैठती है,
जूते मारने जैसी कृत्य की बात सामने आती है, कहा जाता है और सजा दी जाती है। जब ये फेसबुक और व्हाट्सएप या ट्विटर, इन की मैं बात कर रहा हूँ सोशल मीडिया की, ये कितने बुरी तरीके से हमारे समाज और देश के छोटे छोटे हिस्सों तक घुस चुका है। अब अगर वहाँ पर अफवाह और खबर का फर्क नहीं होगा तो फिर इसके परिणाम कैसे देखेंगे? अच्छा काम भी हो रहा है, एक तो इस तरफ भी देखना चाहिए। नहीं, बिल्कुल मानता हूँ अच्छा हो रहा है, क्योंकि लोगों ने शब्द की अहमियत को समझा है। जो लोग धीमे धीमे भूलने लगे थे, टीवी ने उनको सिर्फ विजुअल्स, दृश्यों में उलझा के रख दिया था, और शब्दों का इस्तेमाल जो है पत्रकारिता में होता था पहले, लेकिन धीमे धीमे करके लोग कहते थे लोग चिट्ठी लिखना भूल गए, लेकिन फेसबुक पे 4 पंक्तियां लिख रहे हैं, कई बार 400 शब्द लिख रहे हैं, कई बार 2000 शब्द भी लिख रहे हैं, ऐसे ट्विटर पर भी लिख रहे हैं और अपनी बातें साझा कर रहे हैं। तो ये जो संवाद का दायरा बढ़ा है, एक तो सोशल मीडिया का ये बेहतर पहलू भी है, सब कुछ उसमें अंधेरा नहीं है। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं, इसको काबू करने की जरूरत है, क्योंकि ये चीजें तो आएंगी। जब आप चाकू को बाजार में रख देंगे, वो सब्जी भी काटने के काम आएगा, गर्दन काटने के भी काम आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप चाकू को अलमारी में रखने की बात करेंगे। तो कोई ऐसा सिस्टम जो है वो आपको बनाना पड़ेगा। ये कहना आसान है कि इसका दुरुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या हो रहा है? वही लोग दुरुपयोग कर रहे हैं जो उसके लिए जिम्मेदार हैं। इसका उदाहरण अभी सामने आया। दूसरी बात, अभी ऐना ने जो बात कही कि 2 अलग अलग चीजें हैं, ये तो हम लोग मान के चलते हैं कि 2 अलग हैं। वो जो एक जिसको हम गंभीर मीडिया मानते हैं, ऑनलाइन मीडिया, उसमें भी ऐसे तत्व हैं और ऐसे संगठन सक्रिय हो गए हैं जो राजनीतिक दलों से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। लेकिन ये जो चौबे जी ने बात कही कि बायस जो है, बायस अगर है तो वो बुरी चीज है, लेकिन अगर कोई स्टैंड उनका है, कोई उनकी राजनीतिक समझ है, तो ये एक पुराने वक्त में पत्रकारिता में बहुत पहले पढ़ाया जाता था कि पत्रकारिता को निष्पक्ष होना चाहिए। इससे बेवकूफ़ी की बात हो नहीं सकती, क्योंकि निष्पक्षता जो है वो तो अपने आप में कि मैं इधर भी हूँ, उधर भी, यहाँ भी नहीं हूँ, वहाँ भी नहीं हूँ। यानी कोई किसी को पीट रहा है तो मैं पीटने वाले के साथ में भी नहीं हूँ और पिटने वाले के साथ में भी नहीं हूँ। आपको एक स्टैंड लेना पड़ता है। वो जो स्टैंड आप लेते हैं, कोई कहेगा कि नहीं साहब आपका बायस है, आप जो है पीटने वाले के खिलाफ हैं। आप पीटने वाले के खिलाफ आपको होना चाहिए, आपको पिटने वाले का स्टैंड, पक्ष लेना पड़ेगा। तो ये पक्षधरता नहीं है, ये एक स्टैंड लेना है। पत्रकारिता में दुर्भाग्य से स्टैंड लोग ले नहीं रहे हैं, क्योंकि हमको सिखाया जाता है कि नहीं आप निष्पक्ष रहिए, आप, तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय। ये पत्रकारिता बहुत आगे निकल के आ रही है। इसलिए कुछ ऐसे संगठन हैं जिनका नाम मैंने शुरू में लिया, जैसे द वायर है, स्क्रॉल है, जिनके बारे में कुछ लोग कह सकते हैं कि ये जो है इनका एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ की तो बात करते हैं, बायस नहीं है। वो स्टैंड लेने का साहस है, तारीफ करनी चाहिए, और इसकी हिम्मत लोग कर नहीं पा रहे हैं। क्यों कि मीडिया में मैं भी कहना चाहूंगी, क्योंकि ओम जी ने जो कहा ये बिल्कुल सही है। ये निष्पक्षता का मतलब क्या है? आपके सामने एक ब्राह्मणों का झुंड दलित को मार रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि मैं भाई निष्पक्ष हूं, मैं नहीं कहूंगा कि दलित पर अत्याचार हो रहा है। हाँ, निष्पक्षता का ये मतलब है कि आप आम आदमी पार्टी के हित हो या खिलाफ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दिल्ली के एक सड़क पे खड़े हैं और आपके एंकर ने आपसे पूछा कि रिपोर्टर साहब आपका वो सड़क अच्छा है कि खराब है? अगर अच्छा है तो बोलो अच्छा है, खराब है तो बोलो खराब है। और ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप आम आदमी के प्रो या एंटी है। तो प्लीज हम निष्पक्षता का मतलब समझे। बहुत सारे लोग हैं जो हमें निष्पक्षता पर ना लंबी बहस होती है। भूपेंद्र ने जब कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो हमें स्लॉट करना चाहते हैं, हम क्यों डर रहे हैं? हम जो भी कहे, जब हम सच बोलते हैं सोशल मीडिया पे, यस गाली पड़ती है, हर रोज गाली पड़ती है। मैं आपको बताऊं कि हर रोज मुझे कोई ना कोई कहता है कि ये भारत आपका देश नहीं है, जाओ रोम जाओ। तो क्या फर्क पड़े, गाली दे, लेकिन सच सच है। एक फैक्ट तो ये भी है कि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से कई बार ऐसे विजुअल, ऐसी खबर जो खबर नहीं है, हम जानते हैं कि जैसा भूपेंद्र ने कहा कि शब्द बेहतर है कि गब्बाजी है, अफवाह है, उसको जब हम फेंकते हैं और शायद इस मकसद के साथ कि उसको पता है कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट कई बार कई जगह दंगे, किसी की मौत, सामाजिक भेदभाव, धर्मों के बीच में मतभिन्नता पैदा करना, तो फिर इसे कैसे आप भी एक बात नहीं मान रहे हैं? ये सवाल मेरे लिए था। इस बात से ऑब्वियसली मैं सहमत हूं। मैंने पहले भी कहा था कि चाहे आप नागरिक हो या आप नेता हो या फिर आप पत्रकार, सोशल मीडिया हो या अपना कोई वेबसाइट हो, आपको जिम्मेदार होना चाहिए। आप किसी एक चित्र को लेके ये नहीं कह सकते कि किसी दूसरे समय का था। आपको फैक्ट्स आगे ले आना चाहिए। इस दौर में आपको बहुत साहस चाहिए कि
आप ये बात रखें। सो प्लीज लेट्स अंडरस्टैंड कि निष्पक्षता और लैक ऑफ इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन में बहुत फर्क है। इंफॉर्मेशन तो देखिए, वो तो सत्य और असत्य के बीच मैं उसी बात पे आ रहा हूं। मजे की जो मैं देख रहा हूं, और एना और ओम थानवी जी दोनों की बात से सुन के मुझे समझ में आ रहा है। सवाल ये है कि जब यूपीए सत्ता में थी तो अगर आप सत्ता के पक्ष में लिखते थे, अब तो कहा जाता था साहब सत्ता जो बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा पत्रकारिता हो रही है। अब आज की तारीख में क्या हो गया है कि अगर आप सत्ता के पक्ष में लिखते हैं तो आपके ऊपर आरोप लगेगा कि साहब आप तो प्रो एस्टैब्लिशमेंट हो गए। मैं वापस लौटता हूं मुद्दे पर, और जो चर्चा हो रही थी हर्षवर्धन बहुत शांत तरीके से सुन रहे हैं। हर्षवर्धन, जब आप कहते हैं कि ऑनलाइन मीडिया में वो बातें, वो लोग सामने आ रहे हैं जो मुख्यधारा की मीडिया कई बार गलत अफवाहों के जरिए बड़े बैनर भी बात करते हैं या फिर कई बार मुहिम चलाने की कोशिश करते हैं, ये सच है और इससे कोई नकार नहीं सकता। लेकिन अगर ऑनलाइन मीडिया बेकाबू हो रहा है या फिर अफवाह की तरफ बढ़ता है, भले ही उसका एक छोटा हिस्सा हो, लेकिन क्योंकि उसकी पावर बहुत ज़्यादा, वो तेज़ी के साथ फैलता है, कैसे लगाम, कोई ऐसा अंकुश, कोई ऐसी छन्नी मैं कहूँ? देखिए, मुझे लगता है कि हालांकि ये कहते ही हो सकता है कि तुरंत लगे कि मैं पत्रकार हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन रेगुलेशन तो हमेशा किसी भी मीडियम का होना चाहिए, और खास करके ऐसा मीडियम जहाँ पे तब ठीक है कुछ संपादकों की सत्ता थी, वो लोग मिलकर तय कर लेते थे, हालांकि वो ब्रॉडकास्ट एडिटर एसोसिएशन भी नहीं तय कर पाती है, एक चैनल दूसरे चैनल की बात नहीं मानता है और वो कहते हैं कि हम संपादकों की संस्था है, ये सब जानते हैं। लेकिन सोशल मीडिया चूंकि इतना बड़ा हो गया है और उसमें प्रॉपर डिवाइड है, जो जिनको अच्छा कहा जा रहा है हो सकता है वो टोटल लेफ्ट ओरिएंटेशन हो, जिनको दूसरा कोई अच्छा कह रहा है वो हो सकता है पूरी तरह से राइट ओरिएंटेशन हो। और वो मैं बार बार कहता हूं कि ऐसी वेबसाइट्स को पढ़ना चाहिए, वो खबरें बड़ी अच्छी देते हैं, क्योंकि दूसरे को टारगेट करना होता है तो बड़ी फैक्टफुल रिपोर्ट होती है, हालांकि अपने काम के सिलेक्टिव फैक्ट होते हैं। जहां तक इसको काबू की बात है तो मुझे लगता है कि एक दो उदाहरण है, और अभी थानवी जी ने कहा तो मैं उस उदाहरण से तुरंत इसको कहता हूं जो समझ में आ जाएगा। सोशल मीडिया कैसे काम करता है? अमरनाथ यात्रियों पर हमला होता है, आतंकवादियों ने हमला किया, दो तुरंत ओपिनियन बने। पहला ओपिनियन, हमला किया वो इस्लामिक आतंकवाद है कि नहीं है, तो उस वक्त क्या कहा गया, सरकार डिसाइड करे परमिट मिला था क्या, उसके पास सारे रजिस्ट्रेशन थे क्या, वो रात में कैसे अकेले चला गया, कौन सी बस थी, कहां का ड्राइवर था। जैसे ही पता चला कि वो मुस्लिम ड्राइवर है, सलीम, मैंने भी लिखा कि सलीम होना चाहिए, जो मूसा जिन कायर मुसलमानों की बात कर रहा है वैसे कायर मुसलमान सलीम रहें तो ये देश बड़ा अच्छा बना रहेगा। तुरंत चेंज हो गया, नैरेटिव बदल गया। उन्होंने कहा कि अब सलीम से ये पूछने की जरूरत क्या है कि क्यों बिना रजिस्ट्रेशन के चला गया, कैसे वो काफिले से अलग हो गया। यही फर्क है जो मुख्य धारा से आए हुए पत्रकार, लेखक, बुद्धिजीवी सोशल मीडिया को अपनी तरह से गवर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये बहुत हाई टाइम है कि रेगुलेशन जरूरी है, रेगुलेशन कंट्रोल वाला नहीं, रेगुलेशन इस चीज का कि आप अगर फैक्टफुल नहीं लिख रहे हैं तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई हो, कोई भी हो, वो किसी भी से जुड़ा हुआ हो, किसी भी तरह की बात कर रहा हो, और उस कार्रवाई के बाद क्या मीडिया में हम सारे लोग जो हम अपने आप को कहते हैं कि हम मीडिया हैं, तो क्या हम उसको एक बराबर कंडेम करेंगे क्या, या उसमें भी सिलेक्टिव रहेंगे? जी, क्योंकि 3 मिनट मेरे पास है, 1 मिनट में मैं चाहूंगा कि लगाम, अंकुश या फिर मैं कहूँ रेगुलेशन की बात क्या मुमकिन है ऑनलाइन मीडिया, सोशल मीडिया पर? मुमकिन तो है, लेकिन अगर हम चाहें तो ये जो एनबीसी की बात, इन्होंने एनबी की बात की, वो तो बिल्कुल कहना चाहिए कि निरर्थक ही है। इस तरह से कई संस्थान हमारे यहाँ पे बने हुए हैं। मतलब टेलीविजन चैनल पे अगर कोई एक पत्रकार या संपादक 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांग के जेल जाके और फिर भी अपने पद पे बना रह सकता है और एनपीए कुछ भी नहीं कर सकती है, तो वो तो आपकी संस्था होना ना होना फिजूल है। लेकिन असल में अभी हम बात जो कर रहे हैं, प्राधिकरण कौन बनाए, इस पे कई बार चर्चा हो चुकी है कि पत्रकारों के बीच से कोई संगठन हो। अभी दायरा पत्रकारिता का इतना व्यापक हो गया है कि आप प्रिंट के लिए अलग बनाएंगे, टीवी की, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको मोटे तौर पे एक संगठन ऐसा बनाना चाहिए। लेकिन ये जो बात इन्होंने कही, अमरनाथ वाली बात, आज मैं उस पर भी वही कहना चाह रहा था कि ये जो पोलराइजेशन हमारे यहाँ पे है और पत्रकारों में भी बायस अलग है। मैंने पहले भी चौबे जी वाले संदर्भ में कहा, और आपका एक स्टैंड लेना एक अलग चीज है। ये जो चीजें जो ध्यान बटाने की कोशिश होती है, ध्यान बढ़ाने की कोशिश, इसमें समझदारी का काम करने वाला मीडिया आवश्यक है। चलिए, बहुत ही संक्षेप में ना, लगाम लगाना मुमकिन है, जरूरी है, या फिर समय के साथ बदल जाएगा? अगर हमारा समाज और हमारी मीडिया वाले चाहते हैं तो लगाम लगा सकते हैं। पहले लगाम क्या था? एडिटर, राइट? अब क्योंकि सोशल मीडिया पे एडिटर नहीं है
तो हमें वॉचफुल होना चाहिए। और अभी एक इंक्वायरी बनी है वेस्ट बंगाल में कि किन लोगों ने जानबूझकर गलत जानकारी सोशल मीडिया के जरिए फैलाया था, और तरुण सेनगुप्ता जो आसनसोल के IT सेल चीफ है उनको अरेस्ट भी किया गया है। नुपुर शर्मा दिल्ली बीजेपी की जो स्पोक्स पर्सन है उनको उनसे भी जांच पड़ताल की जानी चाहिए कि उन्होंने ये क्यों जानबूझकर किया। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आजकल हमारे लोग हैं जो सोशल मीडिया से खबर उठा के अपने चैनल्स और न्यूज़पेपर्स पर चलाते हैं, जबकि हमें पता है कि वहां कोई वेरिफिकेशन नहीं होता है। वेरिफिकेशन एक सिस्टम जो है, और मेन स्ट्रीम मीडिया में एडिटर्स के अलावा हम सब के बीच में एक सेल्फ रेगुलेशन भी होना चाहिए, नहीं तो हमारा मीडिया एक बहुत ही खतरनाक सेल्फ रेगुलेशन एक ऐसा वर्ड है जो बड़े लंबे समय से चल रहा है। और 10 सेकंड सिर्फ लूंगा। थानवी जी का बहुत सम्मान, एना मेरी बड़ी अजीज मेरी मित्र है, बड़े मेरे प्रोग्राम्स पे आती हैं, लेकिन ये दोनों लोग बात कर रहे हैं, ये गुजरे जमाने की बात कर रहे हैं। समय अब ये आ गया है पत्रकारों के, नहीं एक सेकंड, पत्रकारों के बीच ये कोई समन्वय नहीं होने वाला है। PIL की जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की जरूरत है। और मैं तो ये भी कहने को तैयार हूं, न सिर्फ ऑनलाइन मीडिया, आप जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, प्रिंट टीवी, सबके लिए एक कोड बनना चाहिए, क्योंकि इस देश में जिस तरीके से चरित्र हनन किया जा रहा है कुछ मीडिया हाउसेस द्वारा, वो बिल्कुल सरेआम गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट को अब इस विषय में घुसना चाहिए। चलिए, बहुत वक्त खत्म हो गया ना, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस मसले पर जुड़ने के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया रीढ़ है मीडिया की, और अफवाह और खबर का फर्क समझना होगा हमें, और साथ ही साथ समाज के लिए भी, क्योंकि उससे देश के लिए भी खतरा है। फिलहाल आज इतना ही, नमस्कार।